हाय एवरीवन, दिस इज़ अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन्स। आज के इस वीडियो में हम इग्नू पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए इग्नू के 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो कि आपका पेपर 1 है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फॉर योर पेपर 1 हम आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको 100% पासिंग गारंटी देते हैं। यानी हमारी कोर्स से डायरेक्टली आपको एमसीक्यूज एग्जामिनेशन में देखने मिलेगा। तो जल्द से जल्द आपको इस कोर्स को परचेस करना है। जैसे कि आपका एग्जामिनेशन 7 जनवरी को ही एग्जामिनेशन आपका होने वाला है, तो बहुत कम डेज है आपके प्रिपरेशंस के लिए। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना है। सो आज के इस लेक्चर में हम ज़्यादा करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके 2018 में पूछे गए थे, उन सारे क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मैं। हम डिटेल में देखेंगे हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। सो दैट्स इट, वीडियो की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो हम देख लेते हैं एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले फॉर योर पेपर 1 जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी है। रिसर्च मेथोडोलॉजी पर कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट, रिवीजन पीडीएफ प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करते हैं विद अ लिमिटेड फी एंड 100% पासिंग गारंटी। तो जैसे कि आप सभी को पता है, आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इस ईयर इग्नू के 2024 सेशन के लिए 50% वेटेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी 50% आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी को दिया गया है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, और 40% वेटेज रिसर्च मेथोडोलॉजी को दिया गया है फॉर योर इंटरव्यू। तो इंटरव्यू एज वेल एज एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हम आपको प्रिपेयर करवा देते हैं। हर एक क्वेश्चन किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशंस वगैरह हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। डेली हमारे लेक्चर्स भी अपलोड होते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होते रहे। सो नोट्स हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके इंटरव्यू में भी हम आपको सारी चीज़ें क्वेश्चंस यहाँ पर नोट्स में हम आपको बता रखते हैं। तो सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करें विद लिमिटेड फी, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, या फिर हमारे ऐप के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से भी आप स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। एंड ऑल्सो फॉर पेपर टू का भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमको फुल सिलेबस नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं फॉर पेपर 2 एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हम आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स का हम यहाँ पर आपको एमसीक्यूज नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए अगेन आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप हमारे ऐप पर विजिट कर स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है अबाउट सैंपल साइज। सो वन बाय वन हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, ब्रॉडर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी द लार्जर द सैंपल। अब ब्रॉडर द ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? गोल। आपके स्टडी के गोल क्या है, एम क्या है, आपको किस चीज पर स्टडी करना है। तो जितना ज्यादा आपका एम होगा, जितना ज्यादा आप चीजों को मेजर करोगे, उतना ज्यादा आपका सैंपल लार्ज होगा। क्योंकि मान लो अगर आप बहुत सारी चीजें अपने पॉपुलेशन, आप चाहते हैं कि मैं बहुत सारी चीजें अपने स्टडी में मेजर करूं, तो आपको उतना ज्यादा आपका सैंपल साइज लार्ज लेना पड़ेगा, तभी आपके जो रिजल्ट आएंगे वो एक्यूरेट आएंगे। दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा अबाउट सैंपल साइज। देन ऑप्शन बी, हायर द हेट्रोजेनिटी ऑफ पॉपुलेशन द लार्जर द सैंपल साइज। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज जितना ज्यादा आपके पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस होंगी, उतना ज्यादा आपको सैंपल साइज लार्ज लेना पड़ेगा। अब हेट्रोजेनिटी मतलब जैसे हो सकता है आपकी जो पॉपुलेशन है उसमें फीमेल्स है, मेल्स है, चिल्ड्रन है, हर एक एज ग्रुप के लोग हैं और सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। तो आपको जो आपका सैंपल लेना होगा वो ज्यादा लेना होगा, आपके सैंपल का साइज उस केस में ज्यादा होगा, बिकॉज हर एक एज ग्रुप के लोग पर आपको स्टडी करना है। दैट्स वाई यहाँ पर आपको ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज जितनी ज्यादा आपकी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस होंगी, उतना ज्यादा आपको सैंपल्स का साइज लार्ज लेना पड़ेगा। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट है अबाउट सैंपल साइज। देन हम पहले ऑप्शन डी देखते हैं। द ग्रेटर द कॉन्फिडेंस लेवल डिजायर्ड द ग्रेटर द सैंपल साइज। मतलब आपको ये चाहिए कि मेरा रिजल्ट जो आ रहा है, रिजल्ट मेरा एक्यूरेट आए, रिजल्ट पर आपको फुल कॉन्फिडेंस है अगर, तो उस केस में आपको जो आपका सैंपल साइज होगा वो आपको ग्रेटर बड़ा लेना पड़ेगा, तभी आपके जो रिजल्ट आएंगे आप बोलोगे कि मेरे रिजल्ट हो सकते हैं 90% करेक्ट है, अगर आपका सैंपल साइज ग्रेटर होगा, लार्जर होगा तो। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी भी करेक्ट है। देन ऑप्शन सी, लेसर एरर डिजायर द सैंपल साइज, लेसर द सैंपल साइज मतलब आपके जो स्टडी है उसमें अगर आपको कम एरर चाहिए, तो आपका सैंपल साइज यहाँ पर स्मॉल होना चाहिए क्या? नहीं, बिकॉज अगर आपको आपके स्टडी में एरर्स कम चाहिए तो उतना ज्यादा आपको सैंपल साइज रखना पड़ेगा। अगर जितना ज्यादा आपका सैंपल साइज होगा, उतने एक्यूरेट आपके रिजल्ट होंगे। अगर जितना कम आपका सैंपल साइज होगा, हो सकता है कि ज्यादा एरर होने के चांसेस हो। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट है अबाउट सैंपल साइज।
और आपको इस क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है अबाउट सैंपल साइज। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, द लेसर एरर डिजायर लेसर द सैंपल साइज। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैन नॉट बी। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कोरिलेशनल रिसर्च में एक कोएफिशिएंट होता है जिसे कहते हैं कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट। सो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू इन सारे ऑप्शन में से कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती, यह हमें फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर, कोरिलेशनल रिसर्च में जो कोएफिशिएंट होता है जिसे हम कहते हैं कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट, सो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है। अगर मान लो आपके कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 है, दैट मीन्स आपके कोरिलेशनल रिसर्च में जो वेरिएबल है वो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेटेड होंगे। अगर मान लो आपके कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू +1 है, तो आपके जो कोरिलेशनल रिसर्च में जो वेरिएबल्स होते हैं वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेटेड होंगे। और अगर आपके कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 है, मतलब देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन दी वेरिएबल्स इन कोरिलेशनल रिसर्च। तो आपको याद रखना है आपकी कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है। अगर आपकी कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 है, दैट मीन्स वेरिएबल्स आर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेटेड। अगर आपके कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू +1 है, दैट मीन्स जो वेरिएबल्स है वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेटेड है। और अगर आपके कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स उस केस में वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। तो आपको ये याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है, सो आपको ये याद रखना है। अब हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए +-1, यस, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी 0, सो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 भी हो सकती है, सो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी ±0.5, सो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू ±0.5 भी हो सकती है, बिकॉज -0.5 कुछ यहाँ पर लाई करेगा और +0.5 यहाँ पर लाई करेगा। सो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू ±0.5 भी होती है। देन कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू +-2 नहीं होती है, बिल्कुल कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट क्योंकि -1 से +1 के बीच में लाई करता है, सो -1 से +1 के बीच में +-2 वैल्यू लाई नहीं करती है, दैट्स व्हाई अब आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट है, बिकॉज कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू +-2 नहीं हो सकती है। और आपको ऑप्शन में भी यही पूछ रहा है कि कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी +-2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मुलेटेड प्रॉब्लम शुड हैव। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है आपने आपकी जो रिसर्च में प्रॉब्लम फॉर्म करी होती है वो कैसे होनी चाहिए। सो वन बाय वन हम ऑप्शंस देखते हैं। पहले हम ऑप्शन डी देखेंगे। फैक्ट्स क्या होता है जो ऑलरेडी प्रूव्ड होता है, जैसे स्काई इज ब्लू और अर्थ राउंड है, सो ये सारे फैक्ट्स है। सो फैक्ट्स पर बेस आपकी प्रॉब्लम आपको फॉर्म नहीं करनी चाहिए, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी कोहेरेंस क्या होता है, जैसे हम आपका हो गया सिस्टमैटिक, कुछ स्ट्रक्चर होना चाहिए, कुछ स्टेप्स आपको प्रॉपर वे में करना चाहिए। तो ये तो हम रिसर्च में जब स्टडी करते हैं तब हमारी जो रिसर्च की स्टडी होती है वो सिस्टमैटिक होनी चाहिए, ना कि प्रॉब्लम। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी वैल्यूज जो आपने जो रिसर्च प्रॉब्लम और आपका जो प्रॉब्लम अपने रिसर्च में लिया है आप उसको फॉर्म कर रहे हो, क्या उसमें सिर्फ नंबर्स होने चाहिए? नहीं, बल्कि हर एक चीज हो सकती है। प्रॉब्लम तो कुछ भी हो सकती है, कोई डिसीज हो सकती है, कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, बस वैल्यूज हो ऐसा जरूरी नहीं है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन ए ओरिजिनलिटी, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज आपने जो प्रॉब्लम ली है रिसर्च में, आप जिस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हो, आप जो भी प्रॉब्लम है, आपने जो भी प्रॉब्लम फॉर्म करी है वो ओरिजिनल होनी चाहिए। बिकॉज रिसर्च हम किस टॉपिक पर करते हैं, जो ओरिजिनल हो, जो ऑलरेडी रिसर्च की गई होंगी उस पर थोड़ी ना हम रिसर्च करते हैं, बल्कि जो न्यू टॉपिक होता है। रिसर्च इसीलिए तो की जाती है कि जो न्यू टॉपिक है, न्यू इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए रिसर्च करी जाती है। तो आपका जो प्रॉब्लम है, आपने जो भी प्रॉब्लम रिसर्च में फॉर्म करा है वो ओरिजिनल होनी चाहिए। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए originality. Next, when the population is very heterogeneous, which of the following sampling methods would relatively be more appropriate? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि जब आपकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा हेट्रोजीनियस होंगी, तो उस केस में आप कौन सा सैम्पलिंग मेथड का यूज करोगे और उस केस में आप कौन सा सैम्पलिंग मेथड को ज्यादा प्रेफर करोगे।
तो उस केस में आप स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग मेथड का यूज करोगे। अब स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है? सो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग आप तब यूज करते हो जब आपकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हेट्रोजीनियस होती है। अब जैसे इस फिगर में ये जो पॉपुलेशन है आपकी, ये मान लो ये हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है, बिकॉज इस ग्रुप में आप देख रहे हो, इस ग्रुप में सारे एज ग्रुप के लोग हैं, मेल है, फीमेल्स है, चिल्ड्रन है, सारे एज ग्रुप के लोग हैं। तो ये हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन हो गई। अब रिसर्चर ने क्या किया, इस हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। रिसर्चर ने यहाँ पर होमोजीनियस ग्रुप्स में पॉपुलेशन को डिवाइड कर लिया। होमोजेनियस ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद रिसर्चर क्या करेंगे, यहाँ पर होमोजेनियस ग्रुप में रिसर्चर ने कैसे डिवाइड कर लिया, मेन को एक ग्रुप में रख लिया, वीमेन को एक ग्रुप में रख लिया, चिल्ड्रन को एक ग्रुप में रख लिया। देन ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद, होमोजेनियस ग्रुप में डिवाइड करने के बाद रिसर्चर रैंडमली हर एक ग्रुप से एक एक मेंबर को ले लेंगे। अब मान लीजिए इस ग्रुप से रिसर्चर ने इस मेंबर को ले लिया, इस ग्रुप से रिसर्चर ने इस पर्सन को ले लिया, और इस ग्रुप से रिसर्चर ने इस पर्सन को ले लिया। तो ये तीनों भी रिसर्चर के सैंपल बन जाएंगे और उस पर रिसर्चर स्टडी परफॉर्म करेंगे। सो इस तरीके से स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग मेथड में रिसर्चर पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। सो रिमेंबर, जब भी आपकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हेट्रोजेनस होती है उस केस में आप स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग मेथड का यूज करोगे। दैट्स व्हाई अगर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन है पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग क्या होते हैं, जिसमें रिसर्च अपने पर्पस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सेलेक्ट करते हैं और वो उनका सैंपल बन जाते हैं और उनके कन्वीनियंस, उनके जजमेंट के बेसिस पे पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होती है, जिसमें आपकी जो पॉपुलेशन होती है वो होमोजीनियस होती है, इसमें पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस नहीं होती है, आपको ये याद रखना है। तो क्लस्टर सैम्पलिंग में पॉपुलेशन जो है वो होमोजीनियस होती है, फिर रिसर्चर्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं और वो पूरे ग्रुप को एज इट इज रैंडमली सिलेक्ट करते हैं और वो उनका सैंपल बन जाता है और उस पर रिसर्चर रिसर्च परफॉर्म करते हैं। सो यहाँ पर क्लस्टर सैम्पलिंग में पॉपुलेशन होमोजीनियस होती है, दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी इंसिडेंटल सैम्पलिंग। इंसिडेंटल सैम्पलिंग जिसको आप एक्सीडेंटल सैम्पलिंग भी कहते हो। अब एक्सीडेंटल सैम्पलिंग क्या होती है, जिसमें रिसर्चर डायरेक्टली मार्केट प्लेस पर जाते हैं। मान लीजिए ये मार्केट में बहुत ज्यादा यूज करा जाता है, आपको याद रखना है एक्सीडेंटल सैम्पलिंग और इंसिडेंटल सैम्पलिंग, ये दोनों भी, जिसको हम दोनों भी एक ही होती है। तो ये दोनों भी सैम्पलिंग में रिसर्चर मार्केट प्लेस पर ज्यादा होती है, मार्केटिंग में ज्यादा यूज करी जाती है सैम्पलिंग। अब मान लीजिए एक रिसर्चर है, वो मार्केट प्लेस में गया और रिसर्चर ने ये देखा कितने लोग डव सोप यूज कर रहे हैं। तो रिसर्चर हर एक पर्सन से जाकर डेटा को कलेक्ट करेगा। तो एक्सीडेंटल सैम्पलिंग ये जो होती है आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। तो इसमें अब पॉपुलेशन में से रिसर्चर जो जिनसे इंफॉर्मेशन चाहिए उनको, वो खुद जाकर रिसर्च अपनी कन्वीनियंस की बेसिस पर सैंपल सेलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। सो रिमेंबर, जब भी आपकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हेट्रोजीनियस होंगी उस केस में आप स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का यूज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कोप फॉर इन्वेस्टिगेटर्स बायस इज मोर इन केस ऑफ। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसा कौन सा डेटा कलेक्शन मेथड होता है जिसमें इन्वेस्टिगेटर का बायस ज्यादा होता है। यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर मतलब रिसर्चर का बायस किस डेटा कलेक्शन मेथड में ज्यादा होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए क्वेश्चनर। क्वेश्चनर क्या होता है, एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन होती है जिसमें रिसर्चर सारे क्वेश्चन देते हैं और रिस्पोंडेंट्स उन क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। सो क्वेश्चनर में रिसर्चर का ज्यादा बायस नहीं होगा, लेकिन याद रखिए क्योंकि क्वेश्चनर, स्केड्यूल, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन ये सारे रिसर्चर परफॉर्म करते हैं और रिस्पोंडेंट्स को रिसर्चर ही क्वेश्चन प्रोवाइड करे। तो थोड़ा बहुत तो रिसर्चर का हर एक मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन में थोड़ा बहुत तो रिसर्चर का बायस होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको सबसे ज्यादा बायस किस डेटा कलेक्शन मेथड में होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो क्वेश्चन में रिसर्चर का बायस ज्यादा नहीं होगा, दैट्स व्हाई अगर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी स्केड्यूल एंड ऑप्शन सी इज इंटरव्यू। सो स्केड्यूल और इंटरव्यू दोनों भी सेम ही होते हैं, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। जैसे इंटरव्यू में रिसर्चर क्वेश्चन पूछते हैं एक्सपर्ट से, उसी तरीके से स्केड्यूल में भी रिसर्चर क्वेश्चंस पूछते हैं जैसे कोई एक्सपर्ट्स हो गए, कोई डिसीज के एक्सपर्ट्स हो गए, उनसे इंटरव्यूज के थ्रू डेटा को कलेक्ट करते हैं। लेकिन स्केड्यूल में जो क्वेश्चन रिसर्चर पूछते हैं वो पहले से ही रिसर्चर डिसाइड कर लेते हैं, वो डिसाइडेड क्वेश्चंस होते हैं, और इंटरव्यू में रिसर्चर पहले से क्वेश्चन डिसाइड नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी और सी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर रिसर्चर का ज्यादा बायस नहीं होंगे, रिसर्चर इस केस में ज्यादा बायस नहीं होंगे।
देन ऑप्शन डी ऑब्जर्वेशंस। सो ऑब्जर्वेशन में रिसर्चर, क्योंकि ऑब्जर्वेशन क्या होता है, रिसर्चर उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर फील्ड में जाकर खुद ही लोगों को ऑब्जर्व करते हैं। सो ऑब्जर्वेशन में रिसर्चर ज्यादा बायस हो सकता है, क्योंकि रिसर्चर हो सकता है कुछ इंफॉर्मेशन फील नहीं करे, कुछ ऑब्जर्वेशंस को इग्नोर कर दे, जो भी चल रहा है उसको इग्नोर कर दे, कुछ लिखे कुछ नहीं लिखे इंफॉर्मेशन। सो ऑब्जर्वेशन में रिसर्चर का हो सकता है कि ज्यादा बायस होने का चांस हो। अब जैसे ऑब्जर्वेशन में मान लीजिए रिसर्चर ने एक रियल लाइफ इन्वायरमेंट में जाकर कुछ लोगों को ऑब्जर्व किया। जैसे यहाँ पर ये रिसर्चर है और रिसर्चर मंकीज लोगों को, यहाँ पर जो मंकीज है इनको ऑब्जर्व कर रहे हो, वो कैसा बिहेव करते हैं आपस में, उनका कैसा बिहेव होता है, वो कौन से उनके हैबिट कैसा होता है, वो कैसा बिहेव करते हैं, वो कैसे चलते हैं, उनको ऑब्जर्व कर डेटा कलेक्ट कर रही है। सो इस केस में रिसर्चर क्या कर रहे हैं, उनके नेचुरल इन्वायरमेंट में जाकर बस उनको दूर से देखकर उनको ऑब्जर्व कर डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। सो हो सकता है इस केस में कुछ उनके जो बिहेवियर है वो रिसर्चर लिखना नहीं लिख पाए, कुछ इग्नोर कर दे। सो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन मेथड में रिसर्चर का जो बायस है वो ज्यादा हो सकता है। दैट्स व्हाई पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टैटिस्टिकल एवरेज। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हम स्टैटिस्टिकल एवरेज मोस्ट कॉमनली कौन सा यूज करते हैं, कौन सा स्टैटिस्टिकल एवरेज यूज करते हैं। तो वो यूज करते हैं हम अरिथमेटिक एवरेज। अरिथमेटिक एवरेज जिसे हम कहते हैं मीन भी, जैसे हम कहते हैं, जैसे मान लो कोई पॉपुलेशन है उस पर रिसर्चर स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर रिसर्चर देखेंगे ये जो पर्टिकुलर सिटी है उसमें कितने लोग लिटरेट है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो ये देखना है। तो रिसर्चर ने ये देखा कि यहाँ पर जो लोग हैं वो 90% लोग लिटरेट है, मीन्स 90% लोग एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं। तो इससे ये अंदाजा लग जाएगा कि इस सिटी में ज्यादातर लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं। तो मीन जो है बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला स्टैटिस्टिकल टूल है। सो रिमेम्बर, सबसे कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी जो है वो मीन है। सो सेंट्रल टेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है रिसर्च में, मैंने उस पर भी लेक्चर लिया है, आप उसको जाकर देखिए। उस टॉपिक से एग्जाम में कंपलसरी एक या फिर दो क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। तो रिमेम्बर, अरिथमेटिक एवरेज जिसे हम मीन भी कहते हैं, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला स्टैटिस्टिकल टूल है और ये सबसे कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी है। दैट्स व्हाई पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए अरिथमेटिक एवरेज। नेक्स्ट, score for non-response by respondents would be higher in case of A and. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसा कौन सा डेटा कलेक्शन मेथड होता है जिसमें जो रिस्पोंडेंट्स है, जो रिस्पॉन्स कर रहा है, वो हो सकता है वो रिस्पॉन्स ना करे। ऐसा कौन सा डेटा कलेक्शन मेथड है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि जिसमें चांसेस हो ज्यादा कि रिस्पोंडेंट्स रिस्पॉन्स नहीं करे, वो कौन सा मेथड होगा। तो हम वन बाय वन ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए स्केड्यूल एंड ऑप्शन बी इज इंटरव्यू। सो स्केड्यूल और इंटरव्यू में एक स्केड्यूल पे एक इंटरव्यू की तरह होता है, जिसमें जैसे मैंने आपको बताया है रिसर्चर पहले से डिसाइड कर लेते वो कौन से क्वेश्चंस पूछने वाले हैं रिस्पोंडेंट से। तो यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट है वो जो रिसर्चर क्वेश्चन पूछते हैं, रिस्पोंडेंट उसका आंसर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट्स है उनका जो रिस्पॉन्स है वो रिस्पोंडेंट्स रिस्पॉन्स देंगे ही। ओके, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए और बी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी इज ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जिसमें रिसर्चर खुद ऑब्जर्व करता है। तो रिसर्चर खुद ऑब्जर्व कर रहा है, तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में सारा रोल रिसर्चर का है। और जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब जो भी पर्सन को रिसर्चर ऑब्जर्व करेंगे, जो भी एनिमल्स को ऑब्जर्व करेंगे, सो वो रिस्पॉन्स तो करते हैं। वो जब जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं उसी के थ्रू तो रिसर्चर उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो ऑब्जर्वेशन में रिस्पोंडेंट जो है उनका रिस्पॉन्स होगा। दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चनर, क्योंकि क्वेश्चनर में क्या होता है, एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें रिसर्चर पहले सब एक लिस्ट में क्वेश्चंस प्रोवाइड कर लेते हैं और रिस्पोंडेंट को देते हैं और रिस्पोंडेंट वो क्वेश्चन फिल करते हैं। कभी कभार आपने ये भी देखा होगा, आपने मान लीजिए कोई जो शॉपिंग वेबसाइट है वहां से आपने कुछ प्रोडक्ट परचेस किया है, तो प्रोडक्ट परचेस करने के बाद आपके स्क्रीन पर एक फॉर्म दिखता है कि आपको कैसा लगा हमारा प्रोडक्ट। जो फीडबैक होता है, एक फीडबैक ये रहता है, लिस्ट होती है जिसमें आपको उनके सारे क्वेश्चंस का आंसर करना होता है। तो आप कभी कभार क्या कर देते हो, उसको इग्नोर कर देते हो। सो क्वेश्चनर एक ऐसा डेटा कलेक्शन मेथड है जिसमें रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स कर नहीं करते, समटाइम्स इग्नोर कर देते हैं। सो यहाँ पर क्वेश्चनर में रिस्पोंडेंट्स का ज्यादा चांस होगा कि वो रिस्पॉन्स नहीं करे। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चनर। नेक्स्ट, Which of these statements is true? इस क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शंस गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। अब आपको ये दोनों भी समझना होगा, ये टर्म्स क्या होते हैं।
वैलिडिटी क्या होता है पहले हम वो देखते हैं। अब मान लीजिए आपका जो एक्चुअल वेट है, आपका एक्चुअल वेट है 60 और आपने वेइंग मशीन में वेट किया, आपने वेइंग मशीन में वेट किया और आपका वेट 60 आ रहा है। दैट मीन्स आपकी जो वेइंग मशीन है वो है वैलिड। अब उसको कहोगे वैलिड। अगर आपका एक्चुअल में वेट 60 आ रहा है और आपने वेइंग मशीन में वेट करा और आपका वेट 55 आ रहा है, तो उस केस में आप कहोगे आपकी जो वेइंग मशीन है वो वैलिड नहीं है, बिकॉज वो एक्यूरेट मेजर नहीं कर रही है आपका वेट। देन रिलायबल क्या होता है, रिलायबिलिटी क्या होता है। अब मान लीजिए आपका वेट जैसे एक्चुअल में 60 है, ओके आपका वेट एक्चुअल में 60 है और आपने वेट किया वेइंग मशीन में, तो आपने एक बार वेट किया आपका 55 आया, लेकिन आपने फिर दूसरी बार वेट किया आपका 55 आया, आपने तीसरी बार वेट किया आपका 55 आया। इस केस में आपकी जो वेइंग मशीन होगी वो रिलायबल तो होगी, बट क्योंकि आपका एक्चुअल वेट 60 है और वो 55 बता रही है मशीन, दैट्स व्हाई यहाँ पे जो आपका जो मशीन है वो रिलायबल तो होगी, लेकिन इस केस में वो वैलिड नहीं होगी। सो रिलायबल क्या होता है, अगर आपने या कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, आप कुछ टेस्ट कर रहे हो, आपने बार बार उसको मेजर किया और बार बार मेजर करने पर सेम रिजल्ट आ रहा है। जैसे आपने अपने यहाँ पर वेट आपने 3 बार मेजर किया और तीनों भी बार 55 आ रहा है, दैट मीन्स आपकी जो वेइंग मशीन है वो रिलायबल है लेकिन वैलिड तो नहीं है। सो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी में यही डिफरेंस होता है और आपको ये पता होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब वन बाय वन हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट इज वैलिड नीड नॉट टू बी रिलायबल। सो यहाँ पर क्या बता रहा है ऑप्शन ए कि अगर आपकी जो इंस्ट्रूमेंट है आप जिससे मेजर कर रहे हो वो अगर आपकी वैलिड है तो वो रिलायबल नहीं होंगी। ऐसा नहीं है, अगर आपके जो मशीन वैलिड है वो हो सकता है कि वो रिलायबल भी हो। अगर आपकी एक मशीन वैलिड है तो वो ऑब्वियसली रिलायबल होगी। आपको ये रिलेशन याद रखना है। अगर आपकी वेट मशीन वैलिड होगी, अगर आपकी जो मशीन है जो इंस्ट्रूमेंट है अगर वो वैलिड है देन वो रिलायबल भी होगा। देन यहाँ पर आपका ऑप्शन है इनकरेक्ट है। देन ऑप्शन से देखेंगे, अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट इज रिलायबल इज आल्सो वैलिड। जैसे मैंने आपको इसके पहले बताया था कि अगर आपका जो एक्चुअल वेट वो तो 60 था, लेकिन आपने वेइंग मशीन में वेट करा, आपका हर बार वेट 55 आ रहा है, लेकिन आप इस केस में कहोगे आपकी जो वेइंग मशीन है वो रिलायबल है लेकिन वैलिड नहीं है। सो इस ऑप्शन का मतलब ही यही है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज जब भी आपकी जो मशीन है अगर वो रिलायबल है तो वो वैलिड नहीं होगी। ओके, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी क्या है आपका, अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट इज वैलिड इज ऑलवेज रिलायबल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपकी जो मशीन है वेइंग मशीन है अगर वो वैलिड है तो वो ऑब्वियसली रिलायबल भी होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट इज वैलिड इज ऑलवेज reliable. Next, the facts, figures and other relevant material serving as a basis for a study is called. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसा कौन सा ऑप्शन होता है जिसमें फैक्ट्स, फिगर्स और अदर रिलेवेंट मटेरियल भी प्रेजेंट होते हैं जिसके बेसिस पर आप स्टडी करते हो। वो कौन सा ऑप्शन होगा हमें यह फाइंड आउट करना है। सो वन बाय वन हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सैंपल। सैंपल से अगर सैंपल आप परफॉर्म कर रहे हो, सैंपलिंग ले रहे हो, सैंपलिंग टेक्निक यूज कर रहे हो, आप सैंपल चूज कर रहे हो, तो सैंपल से मिलने वाला डेटा उस पर आप स्टडी करते हो। सैंपल पर आप सैंपल, ये कोई सैंपल में फिगर फैक्ट्स ये सब नहीं होते, बल्कि आप कोई पर्सन्स को सिलेक्ट करते हो। दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी मेथड। मेथड क्या होता है, आप किस मेथड से डेटा को कलेक्ट करोगे। मेथड में क्या आपके फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं क्या, नहीं। दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी थियोरी। थियोरी किसको कहते हैं, जो ऑलरेडी प्रूव्ड हो। रिमेंबर, जब भी थियोरी आता है, थियोरी किसको कहते हैं, जो ऑलरेडी प्रूव्ड होती है। अगर जो ऑलरेडी प्रूव्ड है रिसर्च में, उस पर फिर से रिसर्च नहीं किया जाता है। रिसर्च में तो हर बार न्यू टॉपिक पर रिसर्च किया जाता है। दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर आपका ऑप्शन सी गिवन है डेटा। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। डेटा में क्योंकि फैक्ट्स, फिगर्स, हर एक चीज प्रेजेंट होते हैं और उस पर आप स्टडी करते हो, आपके पास डेटा अवेलेबल होता है और उस पर आप रिसर्च परफॉर्म करते हो। दैट्स व्हाई पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी डेटा। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन पर्सनल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इज। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि नॉन पर्सनल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन का एग्जाम्पल हमें किस ऑप्शन में गिवन है। अब
रिमेंबर डेटा कलेक्ट करने के लिए आप दो वे से डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, एक होता है पर्सनल और सेकेंड होता है नॉन पर्सनल। अब पर्सनल क्या होता है, जिसमें आप फेस टू फेस रिस्पोंडेंट से इंटरेक्ट करते हो, जैसे फेस टू फेस इंटरव्यूज हो गए, इंटरव्यूज में आप रिस्पोंडेंट से क्वेश्चन पूछोगे और वो आंसर करेंगे, जिसमें फेस टू फेस इंटरव्यू हो सकता है। ग्रुप इंटरव्यू में आप 4 to 5 एक्सपर्ट्स के ग्रुप को इन्वाइट कर सकते हो और उनका रिस्पॉन्स ले सकते हो, सो ये भी ग्रुप इंटरव्यू फेस टू फेस होता है। देन ऑप्शन सी स्केड्यूल, स्केड्यूल भी एक इंटरव्यू होता है, बस इसमें आप पहले से डिसाइड कर लेते हो कि मैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछूंगा। सो इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यू और स्केड्यूल ये आपके पर्सनल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन का एग्जांपल होंगे। दैट्स में पर आपको ऑप्शन ए, बी और सी तीनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन जी टेलीफोन इंटरव्यू, टेलीफोन इंटरव्यू जिससे आप फेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं करोगे रिस्पोंडेंट से, आप टेलीफोन पर, आप फोन पर इंटरव्यू इंटरेक्ट करोगे, फोन पर इंटरव्यू लोगे। सो ये आपका नॉन पर्सनल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन का एग्जांपल होगा। दैट्स पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन जी टेलीफोन इंटरव्यू। एंड thank you for watching this video. Good luck with your preparations and press the bell icon to never miss any updates.